आज के इस नए विश्लेषण में हम एक ऐसे खौफनाक मामले पर बात करेंगे जो पूरे 15 सालों तक खामोशी की चादर ओढ़े हुए था। शुरुआत करते हैं सीधे जून 2024 से। जगह है केरला का मन्नार पुलिस स्टेशन। दिन एकदम सामान्य सा था कि तभी पुलिस स्टेशन में एक लिफाफा आता है। अब देखिए, ये कोई आम लिफाफा नहीं था। इस पर ना तो भेजने वाले का नाम था और ना ही कोई पता। और सबसे अजीब बात, इस खत के कागज से एक अजीब सी बेहद बेचैन कर देने वाली बदबू आ रही थी। वहां मौजूद पुलिस वाले भी एक पल के लिए हैरान रह गए कि आखिर ये माजरा क्या है। और जब उस बदबूदार खत को खोला गया ना, तो उसमें जो लिखा था उसने पुलिस के भी होश उड़ा दिए। खत में साफ साफ लिखा था, साहब, करीब 15 साल पहले हमारे इलाके में एक मर्डर हुआ था। जिस महिला का कत्ल हुआ उसका नाम कला था। ये सच में हैरानी की बात है, एक अनजान आदमी अचानक से एक ऐसे मर्डर की बात कर रहा है जिसके बारे में पुलिस के रिकॉर्ड में कोई भी जिक्र तक नहीं है। ना कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट, ना कोई सुराग। पुलिस चाहती तो इसे एक बकवास समझकर फेंक सकती थी, लेकिन उस खत में कुछ ऐसा जरूर था जिसने इस पूरे मामले को एक बहुत ही डरावनी दिशा दे दी। तो चलिए देखते हैं कि ये पूरी टाइमलाइन आपस में कैसे जुड़ती है। कहानी शुरू होती है साल 2007 से। कला और अनिल नाम के दो युवाओं ने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर लव मैरिज की थी। शुरुआत में सब बढ़िया था, उनका एक बच्चा भी हुआ। लेकिन फिर आता है 2009 और कला अचानक कहीं गायब हो जाती है। इसके बाद समय तेजी से बीतता गया। 2023 में अनिल काम के सिलसिले में इजराइल चला गया और फिर आता है 2024 जब वो रहस्यमयी खत पुलिस स्टेशन पहुंचता है। मतलब 15 साल का ये लंबा गैप, ये अपने आप में कई सारे डरावने सवाल खड़े कर देता है। अब सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो ये कि आखिर 15 सालों तक किसी ने कला को ढूंढा क्यों नहीं। असल में यहीं पर समाज की सोच और असली सच्चाई के बीच का भयानक फर्क सामने आता है। आस पड़ोस के लोगों ने बहुत आसानी से ये मान लिया कि कला सूरज नाम के एक आदमी के साथ भाग गई है, क्योंकि अनिल और कला के बीच अक्सर झगड़े हुआ करते थे। समाज ने बिना कोई सवाल उठाए इस कहानी पर यकीन कर लिया। दूसरी तरफ कला के परिवार वाले पहले से ही शादी के खिलाफ थे, तो उन्होंने वैसी रिश्ता तोड़ रखा था। जब उन्हें लगा कि कला भाग गई है, तो तथाकथित सामाजिक बदनामी के डर से उन्होंने कभी पुलिस में रिपोर्ट ही दर्ज नहीं कराई। और इस तरह एक जीती जागती इंसान को पूरी तरह से भुला दिया गया। इस पूरी सिचुएशन का सबसे ज्यादा फायदा किसे मिला? मास्टरमाइंड अनिल को। उसने समाज के इन कमियों का पूरा फायदा उठाया और एक परफेक्ट विक्टिम कार्ड खेला। उसने दुनिया के सामने खुद को एक ऐसे बेबस और दुखी पति की तरह पेश किया जिससे उसकी पत्नी ने धोखा दिया हो। लोगों को उस पर तरस आने लगा। धीरे धीरे उसने दूसरी शादी कर ली, अपनी जिंदगी में मस्त हो गया और कभी पलटकर ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि कल आखिर है कहां। 2023 में वो इजराइल निकल गया और ऐसा लगा जैसे उसने अपने उस खौफनाक अतीत को हमेशा के लिए दफन कर दिया हो। जब पुलिस ने इस खत के आधार पर जांच शुरू की तो शुरुआत में तो सब रास्ते बंद नजर आए, लेकिन उस गुमनाम खत में एक बहुत बड़ी लीड छिपी हुई थी। उसमें सिर्फ मर्डर की कहानी नहीं थी, बल्कि 4 बहुत ही स्पेसिफिक नाम लिखे थे। अनिल, प्रमोद, सुमन और जीनू। बस इन्हीं 4 नामों ने इस अंधी जांच को एक नई दिशा दे दी। अब चूंकि अनिल तो इजराइल में बैठा था, तो पुलिस ने अपना पूरा फोकस बाकी 3 लोगों को ढूंढने में लगा दिया। और ये बात बिल्कुल सच है कि अपराधी अक्सर अपनी ही बेवकूफियों से पकड़े जाते हैं। पुलिस के रडार पर सबसे पहले आया प्रमोद। प्रमोद का अपनी पत्नी के साथ अक्सर झगड़ा चलता रहता था। एक बार ऐसे ही एक घरेलू विवाद के दौरान शराब के नशे में धुत प्रमोद ने अपनी पत्नी के मायके जाकर एक बहुत ही खौफनाक धमकी दे डाली। उसने चिल्लाते हुए कहा, मैं भी तुम्हें कला की तरह मार के गाड़ दूंगा। आस पड़ोस के लोगों ने यह साफ साफ सुना था। पुलिस के लिए यह पहला सबसे ठोस सुराग था कि खत में लिखी बातें कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं थी। अब पुलिस के सामने असली चैलेंज था प्रमोद से सच उगलवाना। इसके लिए उन्होंने गजब की मनोवैज्ञानिक रणनीतियां अपनाई। पहले तो नॉर्मल पूछताछ हुई, पर प्रमोद ने अपना मुंह नहीं खोला। फिर पुलिस ने एक दूसरा पैंतरा आजमाया। सादे कपड़ों में पुलिस वाले प्रमोद के अड्डे पर गए, उसके साथ शराब पी और अंडरकवर रहकर जासूसी करने लगे। पर जब इससे भी काम नहीं बना, तो उन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। पुलिस ने प्रमोद को उठाया और थाने में एक फर्जी गिरफ्तारी का नाटक कर डाला। उन्होंने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उससे कहा कि उन्हें सारे सबूत मिल गए हैं और उसे कला के मर्डर में अरेस्ट किया जा रहा है। और यकीन मानिए, ये साइकोलॉजिकल ट्रिक काम कर गई। घबराहट और डर के मारे प्रमोद पूरी तरह टूट गया। और यहीं से कानूनी दांवपेच सामने आता है। प्रमोद ने अप्रूवर यानी सरकारी गवाह बनने की मिन्नतें शुरू कर दी। उसने कहा कि अगर उससे सरकारी गवाह बना लिया जाए तो वो सारा सच उगलगेगा। और फिर उसने जो बताया, उसने कबूल किया कि कला का मर्डर उन्होंने ही किया था। और इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि कला का अपना पति अनिल था। अनिल ने कला की उसके एक बचपन के दोस्त के साथ नजदीकियों पर शक के चलते इस पूरी खौफनाक वारदात को अंजाम दिया था। प्रमोद ने जब 15 साल पहले की उस रात का मंजर बयान किया तो सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस रात की शुरुआत एक कार के अंदर हुई। प्रमोद, सुमन और जीनू ने अनिल के कहने पर चलती कार में कला का गला घोंट दिया।
जब उन्हें लगा कि कला मर चुकी है तो वो बुरी तरह घबरा गए। लाश को ठिकाने लगाने के लिए वो उसे कार की डिग्गी में डालकर पागलों की तरह घूमते रहे, लेकिन तभी उन्हें एहसास हुआ कि कला की सांसें तो अभी भी चल रही हैं। ये कत्ल का एक नाकाम प्रयास था जिसने उन सबके बीच भारी दहशत और अफरा तफरी मचा दी। अब जब कोई भी लाश को ठिकाने लगाने की जगह पर सहमत नहीं हो पा रहा था तो अनिल ने एक ऐसा फैसला लिया जो इंसानी क्रूरता की सारी हदें पार कर देता है। उसने तय किया कि वो अभी भी जिंदा कला को वापस अपने ही घर ले जाएगा और घर का जो सेप्टिक टैंक होता है ना, जहां घर का सारा मलमूत्र इकट्ठा होता है, वहां उसे फेंक दिया जाएगा। रात के घने अंधेरे में इस खौफनाक बैकअप प्लान पर काम शुरू हुआ। सेप्टिक टैंक का ढक्कन खोला गया और उसमें से जो भयंकर बदबू उठी उससे खुद उन अपराधियों को उल्टियां आने लगी। ये हिस्सा बहुत ही दिल दहला देने वाला है। जब वो लोग कला को उस भयानक टैंक में धकेलने ही वाले थे कि अचानक कला को होश आ गया। उसने उन लोगों के हाथ कसकर पकड़ लिए। मौत के एकदम किनारे खड़ी वो अपनी जान की भीख मांगने लगी। उसने रोते हुए कहा, मुझे अपने बच्चे को देखने दो, मुझे जहर दे दो, पर मुझे इस तरह से मत मारो, मेरा दम घुट रहा है। लेकिन अनिल के अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं बची थी। उसने बेहद बेरहमी से कला के चेहरे पर जोरदार लात मारी और उसे इस भयानक अंधेरे दलदल में वापस नीचे धकेल दिया। कला की पकड़ छूट गई और अनिल ने उस बदबूदार टैंक का वो भारी ढक्कन हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। अंदर से एक इंसान के दम घुटने, तड़पने, रोने और चीखने की खौफनाक आवाजें आती रहीं। ये दर्दनाक सिलसिला करीब 8 से 10 मिनट तक चलता रहा और फिर एकदम सन्नाटा छा गया। एक ऐसी स्थायी खामोशी जो अगले 15 सालों तक उस घर के नीचे दबी रही, जबकि बाहर की दुनिया यही मानती रही कि कला तो अपनी मर्जी से कहीं और एक नई जिंदगी जी रही है। चलिए अब वापस वर्तमान में आते हैं। 2 जुलाई 2024 प्रमोद के इन सारे खुलासों के बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीम सीधे अनिल के घर पहुंचती है और उस सेप्टिक टैंक को खुलवाया जाता है। 15 साल पुराने उस कचरे को जब साफ किया गया तो अंदर से कई चौंकाने वाली चीजें मिली। एक सोने का लॉकेट मिला जिसे कला का बताया गया, कुछ लंबे बाल और इंसानी हड्डियों के टुकड़े भी मिले। एक पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे 15 साल पुराना यह रहस्य आखिरकार अपने अंजाम तक पहुंच गया है। अपराधियों ने अपना गुनाह मान लिया था और पुलिस को सबूत भी मिल गए थे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक अहम बात, वो गुमनाम लेटर आखिर लिखा किसने था? इस पूरी कहानी का वो अनजान हीरो कोई बदला लेने वाला दुश्मन नहीं था, बल्कि शराब के ठेके पर बैठा एक आम सा नागरिक था। हुआ यूं था कि एक दिन उसने प्रमोद को शराब के नशे में अपने दोस्तों के सामने वही धमकी दोहराते हुए सुना था कि जैसे 15 साल पहले कला को मारा था। इस अजनबी ने बस एक शक के आधार पर पुलिस को खत लिख डाला कि अगर इसमें जरा सी भी सच्चाई होगी तो पुलिस पता लगा ही लेगी। एक अनजान इंसान के इस छोटे से कदम ने, इस बटरफ्लाई इफेक्ट ने 15 साल पुराने राज से पर्दा उठा दिया। अब तक तो यही लग रहा था ना कि केस पूरी तरह सॉल्व हो चुका है। बिल्कुल नहीं। अब आता है इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा और दिमाग घुमा देने वाला मोड़। पुलिस ने टैंक से मिली उन हड्डियों और बालों को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा था, लेकिन जब रिपोर्ट आई तो उसने पूरी की पूरी जांच को ही पलट कर रख दिया। डीएनए रिपोर्ट ने साफ साफ बता दिया कि टैंक से मिली हड्डियां और बाल कला के हैं ही नहीं। जी हां, ये एक ऐसा फोरेंसिक ट्विस्ट था जिसने पुलिस और जांचकर्ताओं को पूरी तरह उलझा कर रख दिया। और यही बात हमें इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे परेशान करने वाले सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। अगर वो अवशेष कला के नहीं थे तो उस सेप्टिक टैंक के अंधेरे में आखिर किसके अवशेष छुपे हुए थे? मुख्य आरोपी अनिल अभी भी इजराइल में मजे से बैठा है और बिना किसी ठोस फोरेंसिक सबूत के उसे भारत लाना एक बहुत बड़ी कानूनी चुनौती है। कला का असली शरीर अभी भी गायब है और अब पुलिस के सामने एक और अज्ञात पीड़ित का रहस्य मुंह बाए खड़ा है। 15 साल का वो अंधेरा शायद अभी पूरी तरह से छंटा नहीं है। बस एक ही सवाल जहन में गूंजता रहता है, उस टैंक में आखिर कौन था?